हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। जैसा कि हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है, जाके आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक किसी कार्य के, ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग करता है। देखो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि मान लिया कि जो वो निर्धारित समय टोटल कितना है, टी है, ठीक है। अब वो ए के लिए बोल रहा है, वो ए के लिए बोल रहा है, कह रहे हैं कि जो टी है, अगर वो निर्धारित समय टी के 12%, ठीक है, सॉरी 15%, जो जितना टाइम लगता है कार्य को करने में, उसका अगर वो देखो, ये जो टी टाइम है जब वो ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, वो निर्धारित समय है। ठीक, जितने टाइम में दोनों ए और बी मिलकर उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो माना अगर वो ए टी के 15% टाइम तक काम करता है, निर्धारित समय टी के 15% मतलब कि टाइम तक कार्य करता है, तो वो कार्य का कितना भाग करता है, वो 12% कार्य कर लेता है। ठीक, ये हमारा क्या निकला जाके, अगर वो निर्धारित समय टी का 15% समय तक कार्य करता है ए, तो वो 12% कार्य कर लेता है। ठीक है, तो अगर जो ए है टी के 100% समय तक कार्य करे, मतलब पूरे समय तक कार्य करे, तो वो कितना कार्य करेगा जाके 12/15, ठीक है, और इनटू इधर हम लोग 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, परसेंट इसका कैंसिल हो जाएगा, इधर 100% का आ जाएगा। अब हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 4 और 3/15, 4/5, या इसको काट दें 5 से 20। तो वो जो अगर टी जो है, मतलब ए जो है, अगर निर्धारित समय टी के 100% समय तक वो जब कार्य करेगा, तो वो कितना कार्य कर लेगा, वो 80% कार्य कर लेगा। वो कितना कार्य कर लेगा, वो 80% कार्य कर लेगा। ठीक है, अब जब ए 80% कार्य करता है, तो बी क्या निकल आएगा, बी कितना कार्य करेगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो बी अब 20% ही तो कार्य करेगा ना। बी कितना कार्य करेगा, 20% कार्य करेगा। वो बस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है जाके। ठीक है, या हम इस चीज को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, अगर ऐसे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे, तो वहां एग्जाम में बस इतना करना जाके कि जो ए है, अगर वो निर्धारित समय के 15% तक कार्य करता है, ठीक है ना, तो वो कितना कार्य करता है, वो 12 कार्य करता है। मतलब 15 की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। ठीक है, और अगर वो पूरे समय तक बोल रहा है कार्य करेगा, ठीक है, मतलब 100 तक कार्य करेगा, 100% टाइम तक कार्य करेगा, तो वो कितना कार्य कर लेगा जाके। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 चौको 12, 3/15, ये 20 बार कट जाएगा, 80%। कितना वो कार्य कर लेगा, वो 80% कार्य कर लेगा। ठीक है, तो 20 कार्य को कितने टाइम में करेगा, कितना कार्य करेगा, बी 20% कार्य करेगा उस निर्धारित समय तक। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे जाके, बस ये समझाना था, तो हमने इतना ज़्यादा किया है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया, ठीक है, और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर बोल रहा है फिर पानी मिला दिया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। देखो पहले तो 80 लीटर उसमें मिल्क है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी मिला दिया गया। ठीक, पहले तो केवल प्योर क्या था, मिल्क था। अब तो मिक्सचर बन गया, बोला अब इस मिक्सचर में से फिर ये एक बार क्रिया की जाती है। ठीक है, और फिर एक बार की जाती है, मतलब टोटल ये क्रिया कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। तो हमें पहले ये समझ लेना है कि प्रक्रिया कितनी बार की जा रही है, 3 बार की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि देखो टोटल दूध कितना था, 80 लीटर था। ठीक है ना, 80 लीटर।
अब उसमें से निकाला कितना जा रहा है, 8 निकाला जा रहा है। ठीक, तो कितना भाग निकाला गया ये चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो 8 दहम 80, इसको हम लोग थोड़ा कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और ये नीचे वाला क्या हमारा होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो हमारा है, ठीक है ना, ये मतलब होता है कि जो मतलब बदलाव किया जाता है, मतलब जो भाग निकाला जाता है। अगर 10 दूध में से 1 दूध निकाल लिया गया, ठीक, तो अब बचा हुआ दूध कितना होगा जाके, ठीक है ना, लेफ्ट। ठीक है ना, अब बचा हुआ दूध कितना होगा जाके, 9 होगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना कि जो टोटल दूध था उसको नीचे रख के जितना निकाला गया उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर की क्या होती है, हमारी लेफ्ट निकाली गई वैल्यू होती है। तो अब बचेगा कितना, लेफ्ट, मतलब जो शेष बचा भाग कितना हो गया, 9 हो गया जाके। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे जाके कि ओरिजिनल और लेफ्ट अगर हम लोग इसको लिखे जाके, ठीक है, तो पहले कितना भाग था, 10 था, अब उसमें से 1 निकाल लिया गया, कितना बचेगा जाके, 9 बचेगा। अब इसी चीज़ को हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, तो जब इसी चीज़ को हमें 3 बार लिखना है तो हम लोग, या आप डायरेक्ट यहाँ से क्यूब कर दो, या हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और रेशियो हमारा 729 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब जो प्रारंभिक मान था, और ये जो हमारी वैल्यू होती है जो शेष, मतलब कि बची हुई वैल्यू होती है। और ये होता क्या है, जो पहले चीज़ थी, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन क्या है, ये मिल्क है, ये हमारा क्या है, ये मिल्क है, मतलब प्रारंभिक मिल्क है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद अब कितना बचा, वो अब का मिल्क है, मतलब बचा हुआ मिल्क है। ठीक है, तो पहले जब 1000 में दूध था, अब कितना बचा जाके, 729 दूध बचा है जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन में जबकि क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1000 नहीं था, रेशियो में तो 1000 दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 80 था। ठीक है, और हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा, हमें 729 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मतलब कि अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है, ये हमें से 729 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, देखो, तो हम लोग जब इसको, इसका 8 का गुणा करो, 8 9 72, और 8 दूनी 16, 7 23 के 3 हासिल 2, 8 7 56, 2 58, और 2 अंकों बाद दशमलव। तो बची हुई शेष मात्रा दूध की कितनी आ जाएगी, 58.32 लीटर आ जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 58.32 लीटर। ये जो वैल्यू होती है हमारी प्रारंभिक वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जो होती है हमारी अंतिम, मतलब लास्ट की वैल्यू होती है, जो शेष बचता है दूध। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें पानी की कितनी मात्रा है। अगर आपसे कह रहे पानी की कितनी मात्रा है, जो मतलब कि मिलाई जा रही है, ठीक है, दूध को निकाल के, वो कितना है, तो इन्हीं का वो अंतर होता है। ठीक है, इन्हीं का क्या होता है, अंतर होता है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 271 लीटर क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर 271 रेशियो में ये वैल्यू आ जाएगी, इसका हम लोग क्या करेंगे जाके, अगर हमें 271 का मान पूछता तो हम लोग यहाँ 271 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे जब वो लास्ट वैल्यू पूछे तब हम देखो चीज़ों को कैसे करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग एक ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपसे वो पूछे कि अब उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है ना, मिश्रण में अब दूध की मात्रा कितनी है, तो बस यही करना है कि 8 लीटर निकाला जा रहा है 80 में से। ठीक है, 8 दाम 80। ठीक है, मतलब कि 1/10। ठीक है, अब देखो पहले वो चीज़ कितनी थी, मान लो मिक्सचर 10 था। ठीक, अब कितना बचा जाके, 10 में से 1 निकाल लिया गया, कितना बचेगा, 9, मतलब बचेगा, सॉरी, या हम लोग ये लेंगे कि पहले मिक्सचर हमारा कितना था, 80 था, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब 10 में से 1 कम हो गया, मतलब निकाल के चेंज कर दिया गया, अब दूध कितना बचेगा जाके, वो 9/10 बचेगा। तो यही क्रिया कितनी बार हो रही, 3 बार हो रही है, तो हम लोग इसको 3 बार ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 0 हमारा कैंसिल हो गया जाके, तो ऐसे भी हम लोग आंसर हमारा वही आता जाके। तो 729 इसका मल्टीपल होता है,
जब गुणा करेंगे जाके तो 58.32 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो होते करने के तरीके, लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे जाकर तो एक बार ये चेक कर लेंगे कि यहाँ देखो 9 9 तो आ ही रहा था, या वहाँ भी 10 से 9 चीज़ हो रही थी। तो मतलब ये कि जो हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा जाके, जो आंसर होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शनों को देखेंगे जाके कि जैसे हम लोग पहले ऑप्शन को 58.32 इसको अगर हम लोग ABCD, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन हमको दिए हैं, और 52.12 और 50.42 लीटर एंड 48.32 लीटर। हम लोग क्या कर लेते हैं, हमेशा 9 का मल्टीपल पहले भी चेक कर सकते थे। जैसे इसको काटे 9 सते 9 पन्ना 9 छौक 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 छौक 54, 2 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 4 बचेगा, 9 चौक 36 और 7 9 72। मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि और भी ऑप्शन हमारे मैच हो जाए 9 के मल्टीपल में। तो 9 पन्ना 45, 7 बचेगा 71, 9 सत्ते 63, 8 बचा 82। ठीक, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा जाके, नहीं कटेगा। 9 पन्ना 45, 5, ठीक है, 54, 9 छौक 54, 2 बच जाएगी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 9 पन्ना 45, 3 बचा 33 हो जाएगा, 9 3 27, 6 बचे, वहाँ से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग एक बार जब शुरू में करेंगे जब, तो हम लोग ऑप्शन से हमेशा क्वेश्चनों को ऐसे चेक कर लिया करो। अगर ऑप्शन से हो रहा है तो हमें मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ आपके अंदर तभी आएगी जब आप इस चीज़ का यूज प्रैक्टिस सेट में अपने करेंगे जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो पिछला था आरआरबी एनटीपी सीबीटी फॉर 2021 का में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि 2 घड़ियां 850 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची गई। एक पर 15% की हानि हुई और दूसरी पर 15% का लाभ हुआ। हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसी कंडीशन में जब आपसे ये कह दे कि 2 घड़ियों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अगर सेलिंग प्राइस 2 घड़ियों का सेम है, ठीक है, एक को x% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और एक को x% लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना हमेशा क्या होगा जाके, ओवरऑल हमेशा हर कंडीशन में लॉस ही होता है। क्या होगी जाके, हमेशा हानि ही होती है। तो इसका जो हानि प्रतिशत होता है x²/100% होता है जाके। ठीक, हमेशा ऐसी कंडीशन में हानि होती, लॉस कभी, मतलब कि प्रॉफिट कभी नहीं होता है। ठीक, तो जो 15% लाभ पर बेचा जा रहा था, 15% हानि पर बेचा जा रहा था, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, और 2 अंकों बाद दशमलव नीचे 100 होते, 2.25% की क्या होगी जाके, हानि होगी जाके। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होगी जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोग बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी कॉस्ट प्राइस, अगर आपसे बोल दे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम है, और आपसे पूछ दे कि एक वस्तु को x% लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरी वस्तु को y% लॉस या हानि पर कुछ भी बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो ओवरऑल अगर लाभ या हानि परसेंट होता है वो होता है x+y/2, x+y/2%। तो हमेशा उसका ये होगा जाके। ठीक है, अब जब सेम रहेगा तो मतलब अगर x% प्रॉफिट हो रहा है, अगर y% प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ लॉस होगी तो हम लोग उसको निगेटिव है, जैसे कि x% का उसको लॉस हो रहा है, हम लोग इसका मान निगेटिव रख देंगे, बाकी x+y/2 ही % उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपी सीबीटी फिर 2021 में पूछे गए एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला देखो प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है, मतलब बहुत ही फेवरेट चैप्टर है जाके। ठीक है ना, मतलब इसमें क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु को, ठीक है, 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
कह रहे कि जब वो 222 रुपये में वस्तु को बेचता तो उसको 48 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा जाके वो कितना होगा जाके 222 प्लस 48, मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 270 रुपये होगा। ठीक है, अब उसको लॉस हो रहा है 48 रुपये का, तो लॉस परसेंट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हानि प्रतिशत 48 को रही कितने पर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की जो हमेशा गणना होती है वो हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ठीक है, इंटू 100 से परसेंट, 0 0 कट गया। ठीक, 3 × 27 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 16, 160/9%। ठीक है, अगर हम लोग इसको जब कैंसिल करेंगे 9 से, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बचेगा जाके 7, तो 9 7 63 हो जाएगा, बचेगा 7, 17 से 7/9% उसको क्या होगा जाके, मतलब कि हानि होगी जाके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, देखो जैसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फॉर 2021 में पूछा गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखो जब उसने ये क्वेश्चन में ये बोला है कि √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो जब ऐसे डैश डैश दे देता है इसका मतलब होता है अनंतता। ठीक है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है जाके, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो जब कभी भी हमको ऐसे चीजें दे दे, अगर हमसे क्वेश्चन में कैसे पूछ दे, देखो 4 सीरीज होती है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों में होती है 4 सीरीज होती है। ठीक है, देखो अगर वो क्वेश्चन में जब ऐसी सीरीज हमको देता है कि √x, ये हम लोग इसको साइड में कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन में क्या है कि √x प्लस √x प्लस √x डैश डैश ऐसे अनंत तक आपको दे दे। ठीक है, तो देखो हम लोग हमेशा क्या करेंगे जाके, ये जो x होता है इसके मल्टीपल करते हैं, इसके क्या करते हैं हमेशा मल्टीपल करेंगे। ठीक है, इसके 2 फैक्टर ऐसे करेंगे, a और b करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि a क्या है बड़ा है, ऐसे कंडीशन मान लिया कि a क्या है, x के 2 फैक्टर करेंगे। ठीक है, मान लिया कि a अगर बड़ा है, ठीक है ना, अगर a बड़ा है तो उसका आंसर अगर यहाँ प्लस होता है तो a होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा जाके फिर a ही होता है। ठीक है, और अगर मान लिया कि यहाँ पे जब माइनस हो, ठीक है ना, अगर ऐसे सीरीज में x माइनस √x माइनस √x अनंत, जब ऐसे सीरीज में अगर यहाँ पे क्या आ जाए माइनस चलता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है हमेशा बी होगा, मतलब कि हमेशा छोटा वाला आंसर होता है, जब प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग 56 के 2 फैक्टर करेंगे। ठीक है, और फैक्टर ऐसे करते हैं, ठीक है, ये नहीं कि 28 दूनी 56 कर लो तो उसमें भी 2 कट रहा है ना, ऐसा करेंगे जाके मतलब कि उनमें कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, तो 8 7 56 इसके 2 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे कि इसमें कुछ कॉमन नहीं, ये नहीं कि 28 दूनी 56 कर लो। ठीक है, 14 चौको 56 कर लो, ऐसा नहीं, जब कुछ ना कटे उनमें कुछ कॉमन ना हो। ठीक, इसके 2 ऐसे फैक्टर हो गए। अब यहाँ प्लस है, ठीक, जब प्लस है तो हमारा प्लस के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अगर यहीं पे माइनस चलता तो इसका आंसर क्या होता है 7 होता जाके। तो ये क्या हो गई जाके 2 सीरीज हो गई जाके। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इससे पहले हम लोग एक चीज और कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 सीरीज और पढ़ लेंगे इसी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पहले जैसे सीरीज ऐसे दी हो √x 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 मतलब गुणे में। ठीक है,
और डैट डैट ये सीरीज कहाँ तक चली जाए, मान लो n टाइम तक जाइए, यहाँ पे n है, ठीक है, n टाइम्स तक जा रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा होता है x की पावर, ठीक है, x की पावर 2n माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2n हमेशा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, जब वो n टर्म तक जाएगी, ठीक। लेकिन अगर यही सीरीज मान लो x अंडर रूट x डैट डैट डैट, अब मान लो वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। जब वो अनंत तक जाएगी तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा x ही होगा। तो ये चारों सीरीज की कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करा दी है, ठीक है। तो याद रखना जाके जब वो n टर्म तक जाएगी x पावर 2n माइनस 2 पावर n माइनस 1/2n होगा, और जब वो अनंत टर्म तक जाएगी, ठीक, तो उसका आंसर x ही हो जाता। और पीछे दो हमने प्लस माइनस की सीरीजें बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही किया करेंगे जाके कि उसका पूरा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि उसके जो भी अगर कॉन्सेप्ट बनते होंगे हम लोग कर लिया करेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जाके, तो ये पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, पिछले क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या, ठीक है, 11 और 21 से विभाज्य है तो 7x माइनस 5y का मान। देखो एक संख्या हमको दी है 5 अंकों की, 505xy, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो क्वेश्चन में उसने ये बोल रहा है कि ये जो संख्या दी है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो 11 और इससे विभाज्य है 21 से। तो हम लोग केवल 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। 11, देखो अगर कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होती है तो उसके जो अल्टरनेट डिजिट का जो सम होता है, ठीक है ना, जैसे मान लो 5 5 10 और प्लस वाई, तो 10 प्लस वाई इनका सम और 0 प्लस एक्स मतलब एक्स का, इनके जो समों का मतलब योगों का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या आएगा, या तो 11 आएगा, या तो मतलब 0 आएगा, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, या तो वो उसका अंतर 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से सोचो कि अगर ये संख्या 11 से डिवाइड थी तो इस प्रकार से हम लोग अल्टरनेट डिजिट का सम निकाल लेते हैं, ऐसे आगे से फिर एक अंक छोड़ के ऐसे, ठीक है। अगर 10 प्लस वाई माइनस एस का हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, अब इसमें x और y के ऐसे क्या मान रखे जाए, या तो आप इसको पूरा 0 बना लो, ठीक है, या फिर इसको 11 का मल्टीपल बना लो, ठीक है। तो हम लोग इसको 0 कैसे बनाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 10 है और 10 से बड़ा आप कोई अंक यहाँ तो रख नहीं सकते हैं, ठीक, तो इसको 0 नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि निगेटिव की तो वैल्यू रख नहीं दोगे, क्योंकि किसी भी संख्या में ऐसा तो होता नहीं कि कोई डिजिट निगेटिव होता हो, ठीक। तो हम लोग इसको 11 का मल्टीपल बनाने को सोचेंगे, तो पहले तो हम लोग इसको 11 बनाने को सोचेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग y का मान यहाँ पे 9 ले ले तो ये 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, और 11 बनाने के लिए फिर x का मान कितना लेना पड़ेगा 8, तो इससे क्या होगा, ये हमारा 11 आ जाएगा, 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे y का मान हम लोग क्या रखेंगे 9 और x का मान क्या ले सकते हैं 8, ठीक। तो हमें x और y की दो वैल्यू पता चल गई। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था हमें 7x माइनस 5y का मान बताना है, 7x माइनस 5y का मान बताना है, ठीक। तो देखो x का मान कितना है 8, तो 8 रख दिया, और y का मान कितना है 9, तो 9 रख दिया। 8 सत्ते 56 माइनस का 45 बराबर कितना बचेगा 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ के जाना जाकर, ठीक है, क्योंकि ऐसे डिविजिबिलिटी रूल पे उसने कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी बोल देता है ये संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, कभी कहता था 3 से विभाज्य, ऐसे सारे डिविजिबिलिटी रूल बहुत पूछता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखो एक मिनट इस क्वेश्चन के आंसर
ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। देखो आप लोग लास्ट तक बने रहे ना, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं ये सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चनों में हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी आपको एक मतलब हम लोग करेंगे जाके एक लास्ट में अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की। कह रहे कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है गरिमा के साथ मिलकर, ठीक है। अब कह रहे गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और अकेले वो 25 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कह रहे हैं कि जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए, ठीक है, उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो जो अनमोल है, कह रहे हैं कि अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर अनमोल और गरिमा मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। फिर वो क्वेश्चन हम कह रहे हैं, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनमोल और असीमा, ठीक है ना, अनमोल और असीमा मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों। अनमोल और असीमा, ठीक है ना, मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर, ठीक, कह रहे गरिमा और असीमा मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, ये वो पूछ रहा है। तो हम लोग 25, 15, 20 का एलसीएम कितना ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 300, ठीक है। तो 25 अगर हम लोग अनमोल की इफिशियंसी निकाले, 25 छक्का 150, 6 हो गई जाके इसकी इफिशियंसी, ठीक है। सॉरी 150 मतलब दूनी 12, मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 आ जाएगी। ऐसे अनमोल और गरिमा का अगर हम लोग इफिशियंसी निकाले तो 15 दूनी 30, 20 आ जाएगी, ठीक। अनमोल और असीमा की इफिशियंसी निकाले तो 15 आ जाएगी, ठीक। अब देखो अगर हम लोग, हमसे पूछा कितना है गरिमा और असीमा, अगर हम लोग गरिमा के इफिशियंसी निकाले, इस 300 कार्य को, इसी 300 कार्य को वो पूछ रहा है गरिमा और असीमा। अगर हम लोग यहाँ से गरिमा की इफिशियंसी निकाले, 20 में से अनमोल की 12 घटा देंगे, 8 आ जाएगी, ठीक। ऐसे हम लोग अगर असीमा की इफिशियंसी निकाले तो अनमोल की 12 घटा देंगे, इसमें से असीमा की 3 आ जाएगी, ठीक। तो 300 कार्य को 8 + 3 की क्षमता से 300/11 दिन में कर लेंगे, ठीक। तो अब हमारा ऑप्शन इसी रूप में मिल गया, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन देखो उसने ये बोला है, ठीक। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक, अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कह रहे एक पार्क, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 786 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कोई एक वृत्ताकार पार्क है ऐसे, ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क है। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो एरिया कितना है, मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, हम पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, आर है, ठीक है, या हमने कैपिटल आर मान ली, इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, कैपिटल आर मान ली, ठीक है। अब इसका एरिया हमको कितना दिया है, 1386 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। देखो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि 1300 वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वो कितना दिया 1386 मीटर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसका मान रख देंगे 22/7, ठीक है। 22 छक्का 132 हो जाएगा, बचेगा 22 3 66, और आर बराबर कितना आ जाएगा, 60 9 या 63, ठीक है। इसको हम लोग 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 7 लिख सकते हैं, तो 7 7 2 बार 7 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा,
त्रिज्या कितनी आ गई जाके 21 मीटर आ गई, इसकी त्रिज्या 21 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मन ये जो त्रिज्या हमको 21 मीटर दी, अब इसके अंदर पार्क के अंदर एक क्या बनाया जाता है, मतलब रास्ता बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 है। ठीक, तो ये टोटल कितनी है, अगर 21 है तो ये कितनी बचेगी 14 ही तो बचेगी, और ये टोटल 21 है। ठीक है, तो इस जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो रास्ता होता है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल देखो क्या होता है, हमेशा होता है एक ये वलय बन जाता है, और वलय का क्षेत्रफल कितना होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसी की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाई आएगा मतलब 22 आएगा, तो हम लोग आंसर 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता होगा ना, जब ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाएंगे, एक वलय बनेगा तो वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कैपिटल आर क्या होता है, ये बाहर तक के बाह्य त्रिज्या होती है। ठीक है, स्मॉल आर कितना होती है, आंतरिक त्रिज्या होती है। ठीक है, तो हम लोग अगर 22 का मल्टीपल या कह सकते हैं हम लोग 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शनों को देखें तो 766 जो है, सॉरी 760 ऑप्शन नंबर ए हमारा 11 का तो मल्टीपल है नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सब 780 को देखेंगे तो 780 भी हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे 776, ठीक है 700 कितना है जाके 70 है, तो ये हमारा क्या 11 का मल्टीपल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन का मतलब 11 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया एक तरीका एग्जाम में, लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 22/7, देखो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल, मतलब इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का हम लोग इसको फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो जब कैपिटल आर इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21 प्लस ये कितना आ जाएगा जाके 35, और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, तो 22 पंचे 110 होता है, 0 आ जाएगा, हासिल 11, 22 3 66 और 11 77, तो 770 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की। देखो अब जैसे ये आया था वलय का क्षेत्रफल, ऐसे हम लोग अगर मान लो ये तो वृत्त के बाहर का अंदर का क्षेत्रफल था। ठीक है, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि मान लो कि ये क्या है, कोई एक आयत है। देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मान लो कि ये कोई एक आयत है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी लंबाई है L और ये क्या है इसकी चौड़ाई है B। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कह दे कि इस आयत के बाहर, ये इस आयत के बाहर जब हम लोग एक W चौड़ाई का जब रास्ता बनाते हैं, मतलब कि ये भी हमारी W है और ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारा W है। ठीक है, जब हम लोग W चौड़ाई का जब हम लोग इसके बाहर रास्ता बनाते हैं, मतलब कि जब हम लोग इसके आयत के क्या बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। ठीक है, तो बाहर रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, बाहरी रास्ते का जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है 2WL प्लस B। ठीक है ना, प्लस का 2W। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और जब हम लोग इसके मान लो कि ये इसके हम लोग जब अंदर रास्ता बना दें, ठीक है ना, हम लोग जब इसके क्या कर ले अंदर इसके रास्ता बना देते हैं। ठीक है, तो जो अंदर, ठीक है, बने मतलब आयत के ही अंदर अंदर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अंदर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा जाके वो क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग मान लो इसके अंदर रास्ता क्षेत्रफल मतलब कि ऐसे बना देते हैं, मान लो कि ये हमारा आयत था ऐसे। ठीक, ये लंबाई हो गई। ठीक है, और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर ये W चौड़ाई का रास्ता बनाया जा रहा है, ये W चौड़ाई का रास्ता इधर बनाया जा रहा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है 2WL प्लस का भी माइनस का 2W, ये होता है। ठीक, ये दो याद रखना।
और एक ये याद रखना, दो और याद रखना कि मान लो ये कोई आयत है, ठीक है, और L प्लस बी, इसके अंदर हम लोग ऐसे रास्ता बनाते हैं, इस प्रकार से कोई रास्ता बनाते हैं, मतलब क्रॉस में कोई रास्ता बनाते हैं, ठीक है, डब्लू चौड़ाई का। तो इसका जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया होता है ये सब, ठीक है ना, ये सब जो एरिया होगा इसके अंदर का रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है ठीक है ना, डब्लू इंटू एल प्लस का बी माइनस का डब्लू, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे मान लो यहाँ पे, ठीक है, अगर केवल इतने का, इसका नहीं, आपसे अगर केवल इतने का क्षेत्रफल पूछ दे, क्या पूछ दे, केवल इतने एरिया का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा डब्लू स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखना, ये अंदर का क्या होता है, डब्लू स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर आपसे इसका मान लो क्षेत्रफल पूछ दे, ये वाले केवल इतने का, ठीक है, तो देखो ये हमारी लंबाई है और इसके रास्ते की चौड़ाई डब्लू है ना, तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, अगर हमसे केवल इसका पूछ दे तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे मान लो इस एरिया का क्षेत्रफल पूछ दे, ठीक है ना, इस एरिया का क्षेत्रफल केवल मतलब ये वाला, ये पूरा, ठीक है, तो चौड़ाई तो उसकी डब्लू ही है, अब इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना चौड़ाई, तो बी इंटू डब्लू हो जाएगा, बी डब्लू, ठीक। तो ये क्या थे, ये रास्ते के मतलब जैसे कोई आयत के अंदर मतलब बाहर अंदर, ठीक है ना, या ऐसे, ठीक, तो ये सारे आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जाके, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की, सॉरी अगले क्वेश्चन की। तो ऐसे ही हम लोग एडवांस के कई सारे मतलब क्वेश्चन आया करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, फार्मूले बेस्ड, तो उनको हम लोग पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 300 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वर्गाकार खेत की जुताई की लागत 2880 रुपये है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और बोल रहा है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर का प्रयोग कीजिए। देखो जो वर्गाकार खेत है, ठीक है ना, 320 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, उसकी लागत कितनी है, 2880 रुपये है। तो अगर हम लोग वर्गाकार खेत का जो एरिया होगा जाके, जो हमेशा लागत होती है टोटल 2828 रुपये, सॉरी 80 रुपये, उसको हम लोग प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना, 300 रुपये 20 रुपये जो दिया प्रति हेक्टेयर की जो लागत है उससे हम लोग भाग कर देंगे, इससे हमारा उस खेत का क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, हेक्टेयर में लेकिन आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, और हम लोग जो 32 नवैया कितना होता है 288, हमारा 9 बार कट गया, तो एरिया जो हमारा आया जाके वो 9 हेक्टेयर में भी आया, ठीक है। अब हम लोग जब इसमें 10,000 बोल रहा कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 10,000 का हम लोग जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है, वर्ग मीटर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपी सीबीटी 2 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया जाके, ठीक। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन उसने ये बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 18,000 रुपये है, सॉरी 18,000 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो दो जो हमको संख्याएं दी उनका जो रेशियो कितना दिया है, 5:4 दिया संख्याओं का, ठीक है। तो अगर हम लोग पहली संख्या यहाँ से मान ले 5x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे जाके, कितनी हो जाएगी जाके 4x, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले जो फार्मूला था फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, जो कि हमें कितना दिया है 18,000 दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 5 को 20 आ जाएगा, 0 कट जाएगा और ये कितना 1800 दिया, सॉरी 18,000 दिया, अच्छा 1 0 कम हो जाएगा, तो 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा 5 को 20 से, और उसके बाद 2 से 18 कटेंगे 900 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वर्गमूल कितना, एक्स बराबर कितना आ गया 30 आ गया जाके। जबकि हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 5x 4x, मतलब हमसे वो
9x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो x का मान 30 रख देंगे, 9 तिरिक 27, 270 आ जाएगा, ठीक। उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 270, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन RRB NTP CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि, परिपक्वता का मतलब होता है कि मतलब जब उसको टोटल मिश्र धन प्राप्त होता है, ठीक है ना, जब टाइम पूरा हो जाता है। धनराशि 9800 रुपये है और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर दे धनराशि 12,600 रुपये है, ठीक है। कह रहे ये दोनों मामलों में साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जो 5 साल में वो जो जब साधारण ब्याज पर धनराशि देता है तो 5 सालों में उसको धनराशि मिल रही है 9800 रुपये मिलती है, कितनी, 9800 रुपये। और उसको वही धनराशि जब वो 10 सालों बाद समान धनराशि को, ठीक है ना, देता है उसी ब्याज दर पर, तो उसको कितनी मिलती है, जाके 12,600 रुपये धनराशि मिलती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ये देखें कि ये 5 सालों में, ठीक है ना, अगर ये 5 सालों के इनके बीच का जो डिफरेंस है 9800 जो धनराशि 12,600 रुपये हो गई, 5 सालों में कितनी हो रही है, जाके कितनी अधिक हो रही है, 2800 रुपये अधिक हो रही है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको शुरू में जो धनराशि शुरू में चली होगी 5 साल पर, यहाँ भी तो ब्याज उसको इतना ही मिलेगा, जो इसका मिश्र धन है 9800 रुपये, ठीक है, वहाँ भी तो ब्याज उसको 2800 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज पर मतलब अगर टाइम समान है, ठीक है, अगर टाइम वही है तो ब्याज उसको हमेशा हर साल उतना ही मिलता है, ठीक है। तो जब यहाँ भी 5 साल में जो रुपए का डिफरेंस 2800 रुपये, मतलब कि क्या है, एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं 9800 रुपये पर इसका ब्याज ही है, तो यहाँ भी उसको 5 साल में ब्याज इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से मूलधन अगर हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2800 रुपये। जब हम लोग इसमें घटा देंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, जाके 7,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो वो हमसे रेट पूछ रहा है, उसको SI बराबर PRT अपान 100 फार्मूला, SI बराबर PRT अपान में 100 फार्मूला होता है। SI कितना है, 2800 रुपये, प्रिंसिपल कितना है, 7,000, और रेट हमको निकालने, टाइम भी शुरू में 5 ही साल है, बटे 100, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 7 चौको 28 कट गया जाके, ठीक, 45, तो रेट कितनी आ गई जाके, रेट 8% आ गई जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, कह रहे हैं कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है, ठीक है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। बोल रहा है कि खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है। देखो अगर हम लोग जो खंभा है उसको केसरिया, ठीक है ना, ठीक है ना, केसरिया और सफेद, ठीक है ना, सफेद और किस रूप में रंगा जा रहा है, हरे, और उसको हरे के अनुपात में रंगा जाता है, ठीक है, 3 मतलब रंगों में रंगा जाता है, जिनका रेशियो कितना दिया है, 8, 9, 10, रंगे गए भाग का जो रेशियो 8, 9, 10 है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि देखो हमें अभी कुछ नहीं, मतलब उसने हमसे पूछा है, मतलब कि सफेद भाग पूछा है, तो सफेद भाग जो हमारा होगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा। अगर हम लोग ऑप्शनों को देखें तो जो हमारे ऑप्शन क्या दिए हैं, 140 मीटर, ठीक है, 130 मीटर, 120 मीटर और 135 मीटर, ठीक। हम लोग अगर ऑप्शन से करेंगे जाके तो 9, ये क्या 140 है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो, क्योंकि 130 में 9 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 135 हमारा 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं 9 के मल्टीपल के, तब हम लोग मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। मैंने हर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है
तो उस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर जब वो ऑप्शन से नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी हम लोग मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर हमारे 6-7 क्वेश्चन ऐसे बन गए कि हम लोग उसको ऑप्शन से कर सकते हैं, तो ये मान के लो आप केवल मैथ के जो सेक्शन में जितना टाइम लगना चाहिए उसमें से आप 4-5 मिनट का मतलब अगर आपने 3-4 मिनट ही सेव कर लिए ऐसा करके, तो ठीक है ना, तो वो बहुत मतलब कि आपको हेल्प करेगा जाके अदर सब्जेक्ट में, ठीक है। ये आपको टाइम की कभी भी दिक्कत भी नहीं आएगी। अब हम लोग अगर इसको मेथड से करें, ठीक है, अगर हम लोग देखें 8 भाग केसरिया से रंगा गया, 9 भाग सफ़ेद से, 10 भाग हरे रंग से रंगा गया, 8 9 17, मतलब कि हमें 10 27 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी, टोटल भाग कितना है 27, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 405 मीटर लंबा खंभा है, ठीक है, तो 405 मीटर, ठीक। अब ये इसका कितना गुना है, अब हम लोग यहाँ से हमको मान लो 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 405/27 नीचे आ जाएगा, 9 इधर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक, 9 तिरिक 27 हो जाएगा, ठीक, 3 से इसको काट देंगे जाके, तो 13 3 39 होता है, 1 बजे 3/15 135 मीटर आ गया, ठीक। तो 135 क्या आ गया जाके, सफ़ेद भाग जो होगा 135 मीटर रंगा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हमारा मेथड हो गया, लेकिन हम लोग हमेशा पहले ऑप्शन से करने पे मतलब कि हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें ये बोल रहा है, कह रहा है कि उस श्रेणी का नवा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 9, ठीक है, और एक मिनट पहले एक और क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। Q और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और फिर कह रहा है P और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब P और R भी उसको 30 दिनों में पूरा करेंगे। कह रहे हैं कि अकेले P द्वारा और अकेले R द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो P और Q है वो मिलकर एक कार्य को करेंगे जाके 20 दिन में, ठीक है, और Q और R जो है वो मिलकर उस काम को 30 दिनों में करते हैं, ऐसे P और R भी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में करेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या यहाँ से इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर हम लोग PQ की क्षमता निकालें तो 20 3 60 हो जाएगी, QR की क्षमता निकाले 3 दूनी 60, PR की क्षमता निकाले 3 दूनी 60, ठीक। अगर हम लोग यहाँ से P प्लस Q प्लस R की जो इफिशियंसी निकाले तो 4 3 7/4 4 3 7 और 7/2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हर चीज़ 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐसे तो देखो इनका टोटल योग तो 2 बार है, तो यहाँ 2 से कॉमन करके हम लोग 7 लिख सकते हैं बराबर में, ठीक। अगर हमको P प्लस Q प्लस R चाहिए तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/2 ही तो लिखेंगे ना, ठीक है। तो आप लोग इसी चीज़ को डायरेक्ट लिखा करिए, डायरेक्ट यही, ठीक है, कि P प्लस Q प्लस R की जो इफिशियंसी है वो टोटल कितनी 7/2 है। अब हमसे उसने पूछा किसको किसको, P और R को पूछा है, P और R के द्वारा लिए गया समयों का अनुपात। तो हम लोग अगर यहाँ से P की इफिशियंसी निकालें तो P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, देखो तो P की इफिशियंसी निकाल Q और R की घटा देंगे, मतलब इसमें से 2 घटाएंगे, P की निकालेंगे तो 7/2 में से Q और R मतलब 2 घटा देंगे इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3/2 आ जाएगी। P की इफिशियंसी कितनी आ गई 3/2। ऐसे अगर हम लोग R की निकालनी है तो 7/2 में से R, ठीक है ना। तो अगर हमको R की निकालनी है तो P प्लस Q की घटा देंगे, मतलब 3 घटा देंगे, ठीक, 3 दूनी 6 1/2 आ जाएगी। ये क्या आ गई जाके, ये हमारे P रेशियो, अगर हम लोग R P और Q की इफिशियंसी मतलब क्षमताओं का अनुपात निकालें तो 3:2 अनुपात 1:2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 3:1। ये क्या इनकी इफिशियंसी का रेशियो। अगर हमें टाइम का रेशियो चाहिए, ठीक, टाइम का रेशियो क्या होता है हमेशा इफिशियंसी का रेशियो का उल्टा होता है, तो 1:3 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हम लोग एडवांस के ही पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन मतलब एडवांस कई सारे लोगों को टफ लगती है। जैसे कह रहे हैं कि
उस श्रेणी का नवा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 9 और सार्वंतर 4 है। देखो उसने बोला कि जो प्रथम पद है, मान लिया कि प्रथम पद को हम लोग ए बोल देते हैं, ठीक है, कितना 9 है, और सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कितना कह रहा है कि 4 है, ठीक है, और हमको उसका ज्ञात करना है, जिस मतलब उसका नवा पद ज्ञात करना है। देखो हमको इसमें T9 ज्ञात करना है, T9 ज्ञात करना है, नवा पद, ठीक। देखो पहले हम लोग एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर कोई श्रेणी है, मान लो कि जिसका प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद क्या है, ए है, और उसका अगर सार्वंतर कितना है, सार्वंतर उसका डी है, ठीक है, तो जो हमारी सार्वंतर मतलब कि श्रेणी जो होती है जाके, ठीक है, वो हमारी श्रेणी हमेशा होती है ए कामा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे एड्रेस हम लोग बनाते चले जाते हैं, ठीक। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d है, ठीक है। अब देखो अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे ये पूछा है कि नवा पद ज्ञात करना है। देखो पहला पद क्या होता है हमेशा ए प्लस एक बी डी नहीं होती है, दूसरे पद में एक डी होती है, तीसरे पद में 2 डी होती है, चौथे पद में 3 डी होती है, एक ए तो सब में रहता है। तो ऐसे जो हमारा नवा पद होगा वो क्या होगा, ए प्लस 8d ही तो होगा ना, ठीक। तो ए की वैल्यू हमको कितनी दी है, 9 दी है, ठीक है, और ए प्लस 8d की वैल्यू हमको कितनी दी है, 4, 8 चौको 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 41, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि आपसे कोई भी पद पूछे आप हमेशा ए में एक नंबर कम करके उतना ही डी का मल्टीपल करके जोड़ दो बस, ठीक है। या हम इसको ये फार्मूले में देखें कि जो इस श्रेणी का जो nवां पद होता है हमेशा, ठीक है, वो क्या होता है, समांतर श्रेणी का ए प्लस एन माइनस 1d होता है, ठीक, ये होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई सीरीज दी है, देखो जो हमारा पहला पद होता है उसको हम लोग T1 कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको T2 कहते हैं, तीसरे पद को हम लोग T3 कहते हैं, ऐसे ऐसे हमारी श्रेणी चलती रहती है अगर कोई समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर हमसे उसका क्या निकालने को कह दे, सार्वंतर डी निकालने को कह दे, डी बराबर सार्वंतर होता है, डी को पूछे फार्मूला लगा देंगे T2 माइनस T1, ठीक। तो ये होता है डी निकालने का फार्मूला। कोई भी आप पद ले लो, ये इसी को हम लोग कह सकते हैं कोई पद, ठीक है, माइनस पूर्व का पद, कोई पद आप ले लो उसमें से उसके पहले का पद घटा दो, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, उस श्रेणी का डिफरेंस निकाल, मतलब कि जो सार्वंतर होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक। और nवां पद निकालना ए प्लस एन माइनस 1d निकाल लेंगे, ठीक है, एन माइनस 1d निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऐसा ही देखो क्वेश्चन समांतर श्रेणी का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जैसे समांतर श्रेणी हो गई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, और ये जो हमारा समांतर माध्य बहुलक माध्यिका, ठीक है, ये सारे मतलब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो भी हमारा ये जो पिछला क्वेश्चन था RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में समांतर श्रेणी पूछा गया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे कि समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको एक दिए है 11, 17, 23, इसका हमसे क्या पूछ रहा है, इसका हमसे उसने पूछा है 12वां पद, मतलब कि T12 हमसे वो पूछ रहा है। तो मैंने भी आपको बोला प्रथम पद हमेशा क्या होता है, जो पहले ही होता है, और सार्वंतर डी हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई पद आप ले लो उसमें से उसके पहले का पद घटा दो, ठीक। सार्वंतर कितना आ गया, जाके 6 आ गया। अब हमको क्या बताना है, 12वां पद, 12वां पद हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस का 11d। मैंने बोला कि प्रथम पद में आप एक नंबर कम करके डी का मल्टीपल करके आप जोड़ दो, ए प्लस 11d। 14वां पद पूछे ए प्लस 13d, 18वां पद पूछे ए प्लस 17d, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब ए का मान रखेंगे 11 प्लस का 11 इंटू डी का मान 6, 11 छंग 66 और 11 कितना हो जाएगा 77, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 12वां पद हमारा क्या आ जाएगा 77। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी हमारे एडवांस के क्वेश्चन हुआ करेंगे जाके उनमें हम लोग कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे अपनी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।